हेलो गाइस, वेलकम टू वाइस ट्रेनर। आज हम करते हैं मल्हार की पाठ्य पुस्तक में पाठ 8। चैप्टर का नेम है शास्त्रियाँ और बिहू नृत्य। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको और भी किसी चैप्टर की वीडियो पढ़नी है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। पाठ 8, शास्त्रियाँ और बिहू नृत्य। इस चैप्टर को हम अच्छे से समझेंगे। इस पाठ की लेखिका कौन है? जया मेहता। इस पाठ की लेखिका है जया मेहता और इस पाठ के अनुवादक शिवेंद्र कुमार सिंह। कौन है? शिवेंद्र कुमार सिंह। इस पाठ को हम और पढ़ते हैं। चलिए। भारत एक विशाल देश है। इसकी रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी है। भारत के प्रत्येक स्थान का नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, सब कुछ इतना मोहक है कि पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खिंचे चले आते हैं। इस पाठ में भी एक परिवार एक दूसरे देश से भारत में आया है। आइए पढ़ते हैं कि वे कौन हैं, भारत में कहाँ आए हैं और क्यों आए हैं। मतलब इस पार्ट में बताया गया है कि इस चैप्टर में बताया कि भारत एक जो है बहुत ही अच्छा देश है, विशाल देश है। इसकी जो रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन, नवीन, जीवन से भरी संस्कृति दुनिया, मतलब बहुत दुनिया जो है ये सब चीज़, मतलब रंग बिरंगी, सुंदर, प्राचीन और जीवन से भरी संस्कृति पूरी दुनिया में अनोखी, मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो भारत में पूरी दुनिया से अनोखी है। भारत की जो प्रत्येक स्थान, नृत्य, संगीत, कला, खान पान, भाषा, पहनावा, रहन सहन के तरीके, भारत में सब चीज़ अलग तरीके से होते हैं। तो इस चैप्टर में यही बताया गया है, पूरी दुनिया से लोग भारत की ओर खींचे चले आते हैं क्योंकि भारत में अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिलती है, अच्छी अच्छी चीज़ें, पहनावा वगैरह, ये सारी चीज़ें, रहन सहन, सब चीज़ें अलग होती हैं, इसलिए लोग दूसरे मतलब भारत की तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। इस पाठ में एक परिवार मतलब ऐसा है जो दूसरे देश से आके जो भारत में रहने लगा है, तो उन्हीं के बारे में बताया गया है कि वो परिवार जो है वो यहाँ क्यों आया है, मतलब भारत क्यों आया है, कहाँ से आया है और मतलब क्या करने आया है, इन सब के बारे में। चलिए हम आगे पढ़ते हैं। एंजेला लंदन के जाने माने इलाके केंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल घर से दूर नहीं था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था। उसे जेम्स और कीरा नाम के दोस्तों के साथ समय बिताना पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक खेल खेला करते थे। उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में मजा आता था जिनमें दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर या कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की
उनकी ये कहानियाँ सच साबित होने वाली है। मतलब एंजेला को ये सब, मतलब इसमें बोला गया एंजेला जो थी वो लंदन के जाने माने इलाके में रहती थी, केंजिंगटन में रहती थी। उसका स्कूल जो था वो घर से बहुत दूर नहीं था, मतलब ऐसे पास में ही था। उसका कोई सगा भाई बहन भी नहीं था, और जेम्स और किरा नाम के उसके दोस्त थे। सगा भाई बहन नहीं था, बस उसके दोस्त थे 2। तो उनके साथ रहना उसे बहुत ज़्यादा पसंद था। वे सब आपस में मिलकर कई काल्पनिक, मतलब यूनिक यूनिक, मतलब नए नए तरीके के खेल खेला करते थे। तो उन्हें ऐसी कहानियों का पात्र बनने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। बोलते हैं ना कि नई नई चीज़ खेलने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है, तो उन्हें भी बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता था। जिनमें दूर दराज की दूरियाँ, मतलब दुनिया, सॉरी, दूर दराज की दुनिया का जिक्र हो, मतलब जिक्र हो, उनके बारे में बताया गया हो। एंजेला को हर उस कहानी से प्यार था जिसमें उसे ताजमहल, एफिल टावर और कोलोजियम की यात्रा पर जाना हो। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जल्दी ही यात्राओं की उसकी ये कहानियाँ जो है सच हो जाएंगी, सच साबित हो जाएंगी। मतलब उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये सच हो जाएंगे। उसे लगा था ये तो सपना है, तो सपने में ही रहेगा। पर नहीं, ये सब मतलब चीज़ जो कहानियाँ वगैरह थी वो सब सच हो गई थी। तो एंजेला आगे क्या बोलती है, पढ़ते हैं। एंजेला की माँ एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली, जिससे एंजेला और उसके पिता ब्रायन भी उनके साथ जा सकें। एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी, पर उसकी माँ समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। जब तक एंजेला कुछ समय पाती, तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में कुछ बातें बताईं। असम भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। इसके साथ असम में नृत्य की भी एक समृद्ध परंपरा है। एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तब अप्रैल का महीना चल रहा था। असम में यह नए साल का वक्त होता है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं, जिसे बिहू कहा जाता है। एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम पास के एक गांव मलंग में गए।
गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का है। असम में बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है। सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। हम इसको अच्छे से समझते हैं। मतलब इस पैराग्राफ में क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि एंजेला की माँ जो थी एलेसेंड्रा एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म निर्माता थी। मतलब एक फिल्म में मतलब काम करती थी वो। उन्हें लंदन की ब्रिटिश अकादमी से असम की नृत्य परंपरा पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए वित्तीय मदद दी गई थी। मतलब एक मदद दी गई थी उनको। पेचीदा बात यह थी कि उनके पास इस काम को पूरा करने के लिए सिर्फ 1 महीने का वक्त था। सिर्फ इनको मतलब काम करने के लिए 1 महीने का वक्त था बस। उन्होंने एंजेला के स्कूल से उसकी बसंत की छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने की अनुमति ले ली। मतलब बोलते हैं उनका काम ज़्यादा था, तो उन्होंने ना एंजेला के स्कूल जाकर छुट्टियों को 1 हफ्ते और बढ़ाने के लिए बोल दिया कि हमें अनुमति दे दे इसकी छुट्टी के लिए, जिससे एंजेला उसके पिता जो थे ब्रायन भी उनके साथ जा सके। तो एंजेला बहुत जल्दबाजी में बनाई गई इस यात्रा की योजना से हैरान थी कि मतलब ये इतनी जल्दबाजी में बनाई गई है। उसने छुट्टी भी कर ली और वो अपने पिता को मतलब अपने हस्बैंड को ही ले जाना चाहती है। पर उसकी माँ जो थी समय से उसकी माँ जो थी समय से यह काम पूरा कर सके, इसलिए वे सभी जल्दी ही तैयार हो गए। मतलब ये काम पूरा कर सके तो सब जल्दी से तैयार हो गए, क्योंकि जाना था उन्हें। जब तक एंजेला कुछ समय पाती तब तक वह लंदन से नई दिल्ली होते हुए वो गुवाहाटी की उड़ान पर थी। यात्रा के दौरान माँ ने एंजेला को असम की खूबसूरती के बारे में बताया। कुछ बातें बताई कि असम में क्या होता है, ये किस चीज़ का है, मतलब ऐसे ऐसे कुछ बातें बताई। पढ़ते हैं। असम भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में, असम कहाँ पर है, भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में है। ये इसमें बताया गया है ना चित्र में, ये रहा। तो जिसे अपने वन्य जीवन, रेशम और चाय के बागानों के लिए जाना जाता है। हाँ, चाय के बागानों के लिए जाना जाता है, वो चाय पत्ती उसके लिए जाना जाता है। कि इसके साथ असम में नृत्य का भी एक समृद्ध परंपरा है। मतलब नृत्य की एक समृद्ध परंपरा है, इसलिए एलेसेंड्रा की डॉक्यूमेंट्री के केंद्र में असम के जनजीवन में नृत्य के महत्व को तलाशना था। वे जब यहाँ आ रहे थे तो तब अप्रैल का महीना चल रहा था। मतलब जब वो वहां पर आए तो कौन सा महीना चल रहा था, अप्रैल का। असम में यह नए साल का वक्त था। ठीक है। बसंत के आने की खुशी में वे सभी एक त्योहार मनाते हैं। मतलब बसंत आ जाता है तो उसकी खुशी में वे एक त्योहार मनाते हैं जिसे बिहू बिहू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बिहू। तो एंजेला उसी रात इसे देखने जाने वाली थी। मतलब देखने जाने वाली थी उसी रात को, क्योंकि ये त्योहार तो खुशी से मनाते हैं और अच्छा भी होता है। तो गुवाहाटी के एक होटल में सामान्य होने के बाद वे उसी शाम के एक गांव मंगल में आए थे, मलंग में आए थे। ठीक है। गांव पहुंचने पर माँ ने एंजेला को बताया कि बिहू एक कृषि आधारित त्योहार है। मतलब बिहू उस त्योहार के बारे में बताया कि वो क्या है, एक कृषि आधारित त्योहार है। भारत में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा किसानों का था। यानी तो भारत में जनसंख्या का जो एक बड़ा हिस्सा था वो किसका था, किसानों का। तो असम में बिहू साल में 3 बार आता है, 3 बार मनाया जाता है। असम में बिहू कितनी बार, साल में 3 बार बस। ठीक है। तो सबसे पहले जब किसान बीज बोते हैं, फिर जब वे धान रोपते हैं और फिर तब जब खेतों में अनाज तैयार हो जाता है। तो उसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं। एंजेला कार से उतरी। वहां आसपास उत्सव जैसा माहौल देखकर वह हतप्रम थी। वहां एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे मंच बनाया
गया था। वह जगह लोगों से भरी हुई थी। एंजेला ने एक पेड़ के नीचे एक साथ इतने लोगों को पहले कभी नहीं देखा था। वहां खुले आसमान के नीचे लोगों के बीच बैठकर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह आश्चर्यजनक रूप से किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो। मतलब एंजेला ने कभी इतनी भीड़ नहीं देखी थी, तो उसने अचानक से ये भीड़ देखी तो उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी टाइम मशीन में जाकर आकर उसने मतलब बैठ गई हो, किसी टाइम मशीन में आकर बैठ गई हो, तो उसे एकदम अमेजिंग सा लग रहा था। या क्या वह उस वक्त किसी सपनों की दुनिया में थी? बोला ना अमेजिंग, मतलब किसी ऐसा लग रहा था उसे कि सपने में किसी चीज में उसने आज तक ऐसी भीड़ नहीं देखी। वह मंत्रमुग्ध होकर वहां लड़के लड़कियों को बसंत ऋतु के आगमन पर नृत्य करते देख रही थी। एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि लड़कों ने वाद्य यंत्र ले रखे हैं और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है। वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। उनका हिलता डुलता शरीर हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा था कि वे मौज मस्ती के नृत्य में खोए हुए हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर बसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी। मतलब वहां पर एक एंजेला ने इस बात पर ध्यान दिया कि वहां पर लड़कों ने वाद्य यंत्र मतलब बजाने वाले उसे बोलते हैं वाद्य यंत्र, ठीक है। तो और लड़कियों ने लाल और बादामी रंग की गहरी डिजाइन वाली खूबसूरत पोशाक पहन रखी है, वो इस बात पर ध्यान दे रही है, ठीक है। और वे सभी काफी रंगीन और मस्त लग रहे थे। मतलब वे सभी काफी रंगीन और मस्त रह रहे हैं, मतलब मस्त लग रहे हैं। उनका हिलता डुलता शरीर हाथ पैर की हलचल से समझ आ रहा है कि वे मौज मस्ती में हैं और नृत्य में खोए हुए हैं। इतना अच्छा त्योहार है तो वो अच्छे से मना रहे हैं। उसकी इच्छा हुई कि वह भी अपने घर पर वसंत के आगमन पर ऐसे ही नृत्य करेगी, ऐसे ही सजेगी, तो उसका भी मन कर गया। फिर क्या हुआ, बिहू नृत्य और इसके उत्सव से अनभित एंजेला और उसके परिवार ने इसके साथ साथ लजीज पकवानों का पूरा आनंद लिया। जब वे वापस लौटे तब माँ ने एंजेला से पूछा कि उन्हें बिहू कैसा लगा। एंजेला के मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। उसने माँ से पूछा कि क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं। माँ ने बताया पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है।
मतलब उसने बिहू नृत्य तो और इसके उत्सव से अचंभित एंजेला और इसके परिवार से इसके साथ साथ लज्जित पकवानों का पूरा आनंद उठाया। मतलब वहाँ पर जो भी थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आनंद उठाया। जब वे वापस लौटे तो तब माँ ने उससे एंजेला से पूछा कि तुम्हें वो त्योहार कैसा लगा, बिहू त्योहार कैसा लगा। तो एंजेला के मन में बहुत सारे विचार चल रहे थे, कई तरह के विचार चल रहे थे कि उसे अच्छा लगा कि इस उत्सव और नृत्य दोनों को बिहू कहा जाता है। तो उसने अपनी माँ से पूछा उसने, क्या संगीत और नृत्य सिर्फ त्योहारों पर ही होते हैं? उसने ये पूछा क्योंकि उसको अच्छा लगा। तो माँ ने बताया, पूरी दुनिया की संस्कृतियों में लोग नृत्य और संगीत से अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। सही बात, मतलब पूरी दुनिया के लोग हैं जो संस्कृतियों और नृत्य और संगीत से अपनी भावना को व्यक्त करते हैं, अपने अंदर की भावना जो होती है उसको व्यक्त करते हैं सबसे। तो खास तौर से भारत में बहुतायत ऐसा होता है। हाँ सही बात, भारत में ये सब चीज़ें होती हैं क्योंकि संस्कृति नृत्य और संगीत से ही भारत में ये सब चीज़ों का बहुतायत होता है, बहुत ही अच्छे से मनाया जाता है। असम का बिहू नृत्य ग्रामीण जनजीवन के साथ साथ फसल लगाने से लेकर बसंत के आगमन तक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं आगे। एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही। एंजेला ने काफी सारी बातों पर दूर से ही गौर किया। उसने महसूस किया कि लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग था। उसे अपनी माँ पर गर्व हुआ। वे एक वैज्ञानिक कहानीकार की तरह हैं जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाते हैं। मतलब उसे एंजेला की माँ अगले कुछ दिन डॉक्यूमेंट्री के तथ्य जुटाने और साक्षात्कार लेने में व्यस्त रही थी। ठीक है, फिर एंजेला ने काफ़ी सारी बातों से दूर से ही गौर किया कि उसने महसूस किया कि लंदन में ये सारी चीज़ें कितनी, मतलब लंदन के जीवन से यहाँ सब कुछ कितना अलग है। उसे महसूस हुआ कि लंदन में ये सब कुछ नहीं होता और यहाँ पर कितना सब चीज़ अलग है। उसने अंदर से महसूस किया। उसे अपनी माँ पर गर्व हो रहा था कि वे वैज्ञानिक कहानीकार हैं, क्योंकि उसे अच्छा लगा, इसलिए वो अपनी माँ पर गर्व कर रही है कि वो वैज्ञानिक कहानीकार है जो अपनी फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीज़ों के साथ एक साथ दिखाती हैं। फिल्मों के द्वारा बहुत सी चीजें एक साथ दिखाती हैं। उसे ये चीज का गर्व हो रहा था और उसे देखकर भी अच्छा लगा भाई। तो क्या हुआ, अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ उत्तरी असम की तरफ रवाना हुए जहां सभी सत्रों अर्थात मंठों की पीठ है। वे सभी एक पात्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे और सत्रियां नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां उनकी मुलाकात रीना सेन से हुई, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। रीना आंटी की एक बिटिया थी अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों की ही उम्र 10 साल थी। तो इसमें क्या हुआ कि अगले दिन वे उत्तरी असम की तरफ रवाना हो गए थे। ठीक है, उत्तरी असम की तरफ, तो जहां सभी संतरों और मंठों की पीठ है, वे सभी एक सत्र के पास रहने के लिए जाने वाले थे। ठीक है, तो सत्रिय नृत्य का फिल्मांकन करने वाले थे वे। जब वे दक्षिणापथ सत्र पहुंचे तब वहां पर उनकी मुलाकात एक रीना सेन से हुई थी, जो असम की एक जानी मानी लेखिका है। ठीक है, तो उस हफ्ते उन लोगों को रीना सेन के घर पर ही रुकना था। तो वो रीना आंटी की एक बिटिया थी, मतलब रीना सेन की एक बिटिया थी अनु।
तो अनु और एंजेला ने तुरंत एक दूसरे की तरफ देखा और उन दोनों की उम्र सेम थी, 10 साल थी। तो इसमें दोनों ने अंग्रेजी में बातचीत शुरू की, अंग्रेजी मतलब इंग्लिश में बातचीत करना शुरू कर दी। अनु ने एंजेला को कुछ असमिया शब्द भी सिखाए। अनु ने एंजेला को क्या सब मतलब क्या सिखाया था? असम की भाषा सिखाई थी, असमिया शब्द सिखाए थे कुछ। तो एंजेला को अनु के खिलौने बहुत अच्छे लगे जो थोड़े अलग तरह के थे, मतलब एंजेला के खिलौने से बहुत ही अलग थे तो उसे अच्छे लगे। तो गुड़िया, लड़की के खिलौने और नारियल की जटा से बने घर, कितने अनोखे खिलौने, उसने लंदन में ऐसे खिलौने कभी नहीं देखे थे। अनु का पसंदीदा खिलौना लड़की का बना तीर कमान था, जिसे लेकर उसे राम बनना बहुत अच्छा लग रहा था। एंजेला उसकी विरोधी बनी थी। शक्तिशाली रावण वे एक साथ खेल रहे थे। उस कूद फाद और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। उसे खिलौना अच्छा लगा। सबसे अच्छा खिलौना उसे कौन सा लगता है? उसे लगता है तीर कमान। सबसे अच्छा लड़की का बना तीर कमान उसे सबसे अच्छी खिलौना लगता है, क्योंकि उसके लंदन के खिलौने से बहुत ही अलग थे अनु के खिलौने, तो उसे एंजेला को अच्छे लगे। तो इसलिए जिसे लेकर वे राम बना, बहुत अच्छा लग रहा था उसे। तो एंजेला उसकी विरोधी बनी थी, शक्तिशाली रावण बनी थी। तो वे एक साथ खेल रहे थे उस समय, मतलब खून फान और लड़ाई का कोई अंत नहीं था। तो एंजेला और अनु ने देखा कि एलेसेंड्रा ने वैष्णव मठ के सभागार में नृत्य कर रहे युवा साधुओं का फिल्मांकन किया। एंजेला आश्चर्य से सोच रही थी कि क्या शास्त्रीय नृत्य सिर्फ लड़कों और पुरुषों के लिए है। एंजेला और अनु सोच रहे थे कि काश वे भी इन युवा साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते और छद्म युद्ध लड़ सकते। मतलब वे भी सोच रही थी कि मतलब उन्होंने सोचा कि ये सब चीज़ें, मतलब नृत्य वगैरह ये सब चीज़ें बस पुरुषों के लिए, लड़कियों के लिए नहीं, लेकिन वो अपने सोच रही थी काश वे भी ये इन साधुओं की तरह गा सकते, नृत्य कर सकते, छद्म युद्ध भी लड़ सकते। वो सोच रही थी। पर देखते हैं आगे क्या हुआ। माँ ने एंजेला को बताया कि 20वीं शताब्दी के मध्य में कुछ साधु मंठों से बाहर आकर पुरुषों और महिलाओं को शास्त्रीय नृत्य सिखाने लगे। शुरू में ऐसे साधुओं को मंठों से निकाल दिया गया, लेकिन आधुनिक दौर में महिला शास्त्रीय कलाकारों के लिए मंच पर नृत्य करना आम बात हो गई है। उस रात माँ महिला शास्त्रीय नृत्यांगनाओं का फिल्मांकन करने वाली थी। एंजेला बहुत उत्साहित थी। उसने रीना आंटी से आग्रह किया कि वे अनु को भी शास्त्रीय नृत्य में महिला नृत्य को देखने के लिए साथ आने दें। आंटी ने स्वीकृति दे दी। उसने रिक्वेस्ट की कि आंटी आप भी अनु को भेज दीजिए नृत्य देखने के लिए, महिला नृत्य देखने के लिए। तो उन्होंने यह स्वीकृति स्वीकार कर लिया, उन्होंने भेज दिया, स्वीकृति दे दी कि हाँ ये जा सकती है।
तो उस रात अनु और एंजेला शस्त्रियां नृत्य देखने गए, तो जिसमें भगवान विष्णु के दो द्वारपालों जय विजय की कहानी थी। ठीक है, तो पर्दा उठा और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा टोपी में दो महिलाएं नृत्य और नाटक की शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। उन्होंने देखा कि अनु और एंजेला ने देखा कि सफेद पगड़ी नुमा मतलब पगड़ी टोपी में दो महिलाएं नृत्य और नाटक शैली में कमाल का अभिनय कर रही हैं। तो फिर उन्होंने ये देखा, फिर जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ी उन दोनों ने देखा कि किस तरह जय और विजय ने कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। वे ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु की नींद जब टूटी तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। उन्होंने वचन दिया किया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल बने। मतलब उन्होंने यहाँ से शुरू करते हैं, कमाल का अभिनय करा। यहाँ तो हम समझ लिया। तो जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती गई तो उन दोनों ने यह देखा कि तरह जय और विजय जो थे कई बड़े ऋषियों को भगवान विष्णु से मिलने नहीं दिया। उन्होंने भगवान विष्णु से नहीं मिलने दिया, क्योंकि उस वक्त भगवान विष्णु सो रहे थे। तो वे ऋषि नाराज हो गए, क्योंकि वो भगवान विष्णु तो सो रहे थे और ऋषि नाराज हो गए। उन्होंने जय विजय को असुर बनाने का श्राप दे दिया कि तुम जय और विजय को मतलब असुर बनोगे तुम। उन्होंने ये श्राप दे दिया था। तो भगवान विष्णु की नींद जब टूट गई तब उन्हें अपने द्वारपालों को बचाने के लिए आना पड़ा। ठीक है, उनकी नींद टूट गई मतलब द्वारपालों को बचाने के लिए उन्हें आना पड़ा। फिर उन्होंने वचन दिया कि वे जय और विजय को मारकर उन्हें श्राप से बचा लेंगे। जय और विजय को मारकर श्राप से बचा लेंगे, यही वचन दिया था। ठीक है, तो बाद में जय और विजय दोबारा भगवान विष्णु के द्वारपाल में बने, भगवान विष्णु के द्वारपाल में बने थे। तो एंजेला को यह कहानी नाटकीय और दिलचस्प लगी। शास्त्रीय महिला नृत्यांगनाओं ने जिस प्रकार की शक्ति, बल और आकर्षण प्रदर्शित किया वह अद्भुत था। एंजेला को लगा कि उन महिला कलाकारों की प्रस्तुति शास्त्रीय नृत्य करने वाले पुरुष कलाकारों से भी बेहतर थी। इसके बाद के दिनों में अनु और एंजेला के ख्यालों में बस शास्त्रीय नृत्य ही घूम रहा था। मतलब उनके ख्यालों में यही घूम रहा था कि शास्त्रीय नृत्य है। फिर उन दोनों ने स्वर्ग के द्वारपाल जय विजय की तरह हथियार और तलवार चलाते हुए नृत्य किया। मतलब उन दोनों ने भी स्वर्ग के द्वारपाल में जय विजय की तरह हथियार और तलवार को चलाते हुए उन्होंने भी नृत्य किया। फिर एलिसेंड्रा बच्चों की इस उत्सुकता को समझ गई कि और वे उन्हें शास्त्रीय कलाकारों के होने वाले साक्षात्कार में साथ लेकर गई। एंजेला और अनु बहुत खुश थी। उनको लेकर गई कि हाँ मतलब उसकी देखा ना एलिसेंड्रा को बच्चों की इस
तो मतलब उनका बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही थी। तो वे साजिद का मतलब जो कलाकार थे ना उनके पास लेकर गई। तो एंजेला और अनु बहुत खुश हो गई थी कि हाँ ये लेकर जा रही हैं हमें और फिर ये भी सीखेंगी। फिर उन नृत्यगानों नृत्यगनाओं के नाम प्रिय और रीता थे। वे लड़कियों को शास्त्रीय और बिहू की कुछ खूबसूरत मुद्राएं और बारीकियां सिखा रही थीं। एंजेला अत्यधिक प्रसन्न थी। वापस लौटने के बाद भी वह चलने, खाना खाने और यहाँ तक कि खेलने के दौरान भी नृत्य करती रही। वापस लंदन जाने के बाद वह उन सभी रिकॉर्डिंग्स को देखती रही जो उसकी माँ ने रिकॉर्ड की थी। पूरे उत्साह के साथ वह असम की समृद्ध नृत्य परंपरा को याद करती रही। रंग बिरंगा शास्त्रीय और आनंदित करने वाला बिहू। माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई और उन्होंने पापा के साथ मिलकर एंजेला के लिए असमी नृत्य पर एक शानदार योजना तैयार की। एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में स्वयं किए गए नृत्य की वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ उसका प्रदर्शन किया। उसके सहपाठियों और शिक्षकों को यह बहुत पसंद आया। एंजेला इस बात से बहुत रोमांचित थी कि वह असम के खूबसूरत नृत्यों की झलक उन सभी को दिखा पाई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। माँ को भी हर बार ऐसे ही अच्छा लगता होगा जब वे कोई फिल्म बनाती होंगी। अब एंजेला के पास अपने लिए असम के नृत्यों, बिहू और शास्त्रीय के साथ अपना खुद का मनोरंजन था। कितनी अच्छी बात है कि माँ उसकी गहरी रुचि को समझ गई थी कि हाँ इसे ये सब चीज़ यहाँ पर अच्छा लग रहा है। मतलब लंदन में उसे इतना अच्छा नहीं लगा, यहाँ पर भारत में आके उसे असम में आके बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उन्होंने पापा के साथ मिलकर एक एंजेला के लिए कुछ असमी नृत्य लिए और एक शानदार योजना भी बनाई थी कि एंजेला ने लंदन में अपनी कक्षा में जाकर स्वयं जो रिकॉर्डिंग किया था वो सब है लंदन में जाके अपने शिक्षकों, दोस्तों को, इन सबको दिखाया था। तो वो उसके दोस्त वगैरह और जो शिक्षक थे वो भी इतना खुश हुए कि हाँ कि असम में कितना अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं। लेकिन एंजेला भी इतनी खुश थी कि यहाँ के असम की चीज़ों को लंदन में जाकर दिखा सकी। लंदन मतलब उन लोगों को देखने के लिए भी मिली थी। बोलते हैं ना कि असम में इतना अच्छी चीज़ें जिसमें लंदन में नहीं होती है। तो उसे बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था कि हाँ यहाँ पर इतना अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को उसे मिली। तो ये इसकी लेखिका कौन है? जया मेहता मैंने बताया था, और अनुवादक शिवेंद्र कुमार सिंह। ठीक है, हम आगे पढ़ते हैं। इसके ये क्या है? लेखिका से परिचय। लेखिका से परिचय पढ़ते हैं। जया मेहता एक नृत्यंगना है, लेखिका है, शिक्षिका है और आप जैसे बच्चों की मित्र भी है। इसलिए तो वे इतनी सरलता से आपके लिए भारतीय नृत्यों की सुंदरता और बारीकियों को शब्दों में पिरो लेती है। इनका जन्म जो हुआ था वो 1977 में हुआ था और यह पाठ उनकी भारतीय नृत्यों से जुड़ी एक पुस्तक नृत्य कथा से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद शिवेंद्र कुमार सिंह ने और चित्रकार सुरुवा
नतालिया ने किया, मतलब इनकी हिंदी अनुवाद जो है वो श्री वीरेंद्र कुमार सिंह ने की है और चित्रकान जो है वो सुरुवा नतालिया ने किया है, ठीक है। और जी जया मेहता स्वयं भी ओडिशा नृत्य में पारंगत हैं। जया मेहता भी ओडिशा नृत्य में पारंगत है और कई वर्षों से देश विदेश में नृत्य प्रस्तुतियां दे रही हैं, ठीक है। ये इनके बारे में बताया गया है, आप अच्छे से और पढ़ लीजिए। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।